कभी ट्रंप ने भाषण बीच में रोककर उनकी खूबसूरती की तारीफ की, कभी अल्बानिया के प्रधानमंत्री ने घुटने पर बैठकर उनका स्वागत किया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ सेल्फी ली तो #मेलोडी ट्रेंड हो गया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी जब भी किसी विदेशी नेता से मिलती हैं तो वो मुलाकात मोमेंट बन जाती है। लेकिन मेलोनी की असली कहानी इन वायरल पलों से कहीं ज्यादा दिलचस्प है। कैसे नाइट क्लब में बारटेंडर का काम करने वाली लड़की, कैसे पिता की कमी और गरीबी के साथ बचपन बिताती लड़की इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई। आज हम जॉर्जिया मेलोनी को दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं के साथ मंच साझा करते देखते हैं। उनके इस मुकाम तक पहुंचने के पीछे रोम की गलियों का लंबा संघर्ष है। 1977 में जब मेलोनी का जन्म होने वाला था, उनकी मां एना पारातोरे, जो बाद में रोमांटिक उपन्यासकार बनी, उस वक्त बहुत बड़ी दुविधा में फंसी थी। परिवार के आर्थिक हालात इतने खराब थे कि उन्होंने अबॉर्शन कराने का मन बना लिया था। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक क्लिनिक के दरवाजे तक पहुंचने के बाद बिल्कुल आखिरी पल में उनकी मां ने अपना फैसला बदल लिया। उन्होंने तमाम मुश्किलों के बावजूद अपनी बेटी को जन्म देने का साहस दिखाया। मेलोनी का जीवन शुरू होने से पहले ही अस्तित्व के संकट से गुजर चुका था। जन्म के कुछ समय बाद ही परिवार पर दुखों का भारी पहाड़ टूट पड़ा। जब मेलोनी 1 साल की थी, उनके पिता फ्रांसिस्को परिवार को बेसहारा छोड़कर चले गए। पिता के इस धोखे ने मेलोनी के मन पर गहरा मनोवैज्ञानिक घाव दिया। 11 साल की उम्र में मेलोनी ने पिता से सारे रिश्ते हमेशा के लिए खत्म कर लिए। 1995 में फ्रांसिस्को को स्पेन में ड्रग तस्करी के आरोप में 9 साल की जेल हुई और 2012 में उनकी मौत हो गई। जॉर्जिया मेलोनी ने अपनी किताब आई एम जॉर्जिया माई रूट्स माई प्रिंसिपल्स में खुद बताया है कि पिता के जाने से उनके अंदर अजीब सा डर बैठ गया था। उन्हें लगने लगा था कि शायद वो प्यार के लायक ही नहीं है। अक्सर ऐसे हालात और असुरक्षा की भावना बच्चों को तोड़ देते हैं, पर मेलोनी ने इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। इसी कमी ने उनके अंदर गजब की जिद पैदा कर दी। दुनिया को हर हाल में ये दिखाने की जिद कि वो किसी से कम नहीं है। खुद को साबित करने की यही अदम्य इच्छा आगे चलकर उनके राजनीतिक करियर की सबसे मजबूत बुनियाद बनी। बचपन की मुश्किलें सिर्फ पिता के जाने तक सीमित नहीं रहीं। उनके जीवन की दिशा बदलने वाली दूसरी बड़ी घटना घर में लगी भीषण आग थी। मेलोनी का परिवार रोम के कैमिलुचिया इलाके में रहता था। 1980 की बात है। 3 साल की मेलोनी बड़ी बहन एरियाना के साथ खेल रही थी, तभी एक बड़ा हादसा हो गया। उसके बारे में एरियाना ने एक इंटरव्यू में बताया कि हम लाइट नहीं जलाना चाहते थे, इसलिए मोमबत्तियां जला ली। फिर हमने उन्हें रजाई और खिलौनों से ढक दिया और टीवी पर कार्टून देखने चले गए। कमरे में आग लग गई। जो कुछ था सब खत्म हो गया। जान बचाने के लिए भागे परिवार के पास पजामा और टी-शर्ट के अलावा कुछ नहीं था। इस खौफनाक हादसे के बाद मेलोनी गाबर्टेला में अपने नाना नानी के छोटे से अपार्टमेंट में रही, जहां दोनों बहनों को फर्श पर गद्दा बिछाकर सोना पड़ता था और मां पास में ही अपनी एक दोस्त के यहां चली जाती थी। गाबर्टेला रोम का पारंपरिक मजदूर वर्ग और वामपंथी सोच वाला इलाका था। यहीं से मेलोनी का असली संघर्ष शुरू हुआ। यहां उन्होंने स्थानीय रोमन बोली सीखी, जो आगे चलकर उनके जन संवाद का सबसे बड़ा हथियार बनी और यहीं उनके अंदर जुझारू तेवर पैदा हुए। मेलोनी के बचपन से जुड़ा एक और वाकया है जिसका जिक्र उन्होंने अपनी किताब में भी किया है। खेल के मैदान में वजन ज्यादा होने पर लड़कों ने उन्हें वॉलीबॉल खेलने से रोक दिया था, लेकिन मेलोनी ने हार मानने के बजाय कड़ी डाइट की। उन्होंने वजन कम किया और उसी टीम में अपनी जगह बनाकर दिखाई। 1990 के आखिर में मां उपन्यास लिखकर कुछ पैसे कमाने लगी, लेकिन वो घर के खर्च के लिए काफी नहीं होते थे। बड़ी बहन एरियाना बताती हैं कि जॉर्जिया गरीबी के चलते कॉलेज नहीं जा सकी। उसने सीडी बेचकर और बच्चों की देखभाल करके, जिसको हम नैनी कहते हैं, ये सब काम करके पैसे कमाए। जॉर्जिया ने रोम के मशहूर पाइपर क्लब में बतौर बारटेंडर भी काम किया। रात भर जागकर लोगों को ड्रिंक सर्व करना बिल्कुल आसान नहीं था। रोम की चमक दमक के पीछे की सच्चाई उन्होंने बहुत करीब से देखी। 2013 में मेलोनी ने कहा था कि मैंने जिंदगी के बारे में संसद में काम करके नहीं, बार काउंटर के पीछे खड़े होकर सीखा है। इसके साथ ही उन्होंने दूसरों के घरों में बच्चों की देखभाल, यानी जैसा मैंने बताया नैनी का काम भी किया। दिन के उजाले में बच्चों को संभालना और रात के अंधेरे में पब की शिफ्ट पूरी करना उनकी जिंदगी बन गया था।
गाबर्टेला की वामपंथी दीवारों के बीच रहते हुए उनके राजनीतिक विचार आकार लेने लगे। उन्होंने देखा कि कैसे आम इतालवी नागरिक रोजमर्रा की जरूरतों के लिए जूझ रहा है। बिना किसी राजनीतिक गॉडफादर के उन्होंने जमीन से जुड़कर लोगों का दर्द समझा। जो लड़की दूसरों के घरों में बच्चों को संभाल रही थी, वो अब देश की राजनीति को संभालने के ख्वाब देखने लगी थी। मेलेनी की राजनीतिक शुरुआत उस दौर में हुई जब इटली की सड़कों पर माहौल बहुत गर्म था। वामपंथी और दक्षिणपंथी युवाओं के बीच अक्सर हिंसक झड़पें होती रहती थी। ऐसे मुश्किल वक्त में महज 15 साल की उम्र में मेलेनी ने राजनीति में कदम रखा। गाबर्टेला जैसे घोर वामपंथी इलाके में रहते हुए दक्षिणपंथी इटालियन सोशल मूवमेंट का दरवाजा खटखटाना बहुत बड़ी बात थी। इटली की राजनीति में उस वक्त सिर्फ पुरुषों का भारी दबदबा था। वहां किसी युवा लड़की के लिए जगह बनाना लोहे के चने चबाने जैसा था। पुराने राजनीतिक घरानों ने कभी उन्हें गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन मेलेनी पीछे नहीं हटी और लगातार संघर्ष करती रही। मेलेनी के पास कोई डिग्री नहीं थी। उनकी पूरी राजनीतिक ट्रेनिंग सड़कों पर और रैलियों के बीच हुई। शुरुआती दिनों में उनकी छवि कट्टरपंथी युवा नेता की थी। जैसे जैसे अनुभव बढ़ा, उन्होंने अपनी रणनीति और विचारों में बड़ा बदलाव किया। उन्होंने हर ताने का जवाब अपने बेहतरीन काम से दिया। मेलेनी ने अपनी राजनीति को नया रूप दिया। पुरानी कट्टरपंथी जड़ों से निकलकर उन्होंने खुद को आधुनिक और मुख्य धारा की रूढ़िवादी नेता के तौर पर स्थापित किया। यह बदलाव उनके परिपक्व होने का बड़ा सबूत था। उन्होंने साबित कर दिया कि वो सिर्फ नारे लगाने वाली नेता नहीं है। मेलेनी की राजनीतिक सोच को फैंटेसी किताबों ने भी खूब आकार दिया। द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स जैसी मशहूर किताब को उन्होंने बुराई पर अच्छाई की जीत के संदेश की तरह देखा। ऐसी किताबें उनके लिए ऊर्जा का काम करती थी। उन्होंने इन कहानियों से राजनीति के गहरे सबक सीखे। इसी सोच से प्रेरित होकर उन्होंने 1998 में अत्रेजू महोत्सव शुरू किया। शुरुआत में यह महोत्सव हाशिए पर रहने वाले युवाओं का छोटा सा जमावड़ा हुआ करता था। मेलेनी का विजन इससे कहीं ज्यादा बड़ा था। उन्होंने इस मंच को मुख्य धारा की राजनीति से जोड़ दिया। आज यही अत्रेजू महोत्सव दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक आयोजनों में बदल चुका है। एलन मस्क और ऋषि सुनाक जैसे ग्लोबल चेहरे इस मंच का हिस्सा बनते हैं। यह दिखाता है कि कैसे मेलेनी ने अपने छोटे से आइडिया को ग्लोबल ब्रांड बना दिया। उनकी इस दूरदृष्टि ने इटली की राजनीति में नया अध्याय जोड़ दिया। अपनी लगान और जुझारू तेवर की बदौलत मेलेनी तेजी से राजनीति की सीढ़ियां चढ़ती गई। 2008 में उन्होंने इतिहास रच दिया। महज 31 साल की उम्र में वो इटली की सबसे कम उम्र की मंत्री बनी। यह युद्ध के बाद के इटली के इतिहास में बहुत बड़ी बात थी। कम उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभालना उनकी नेतृत्व क्षमता को दिखाता था। 2011 में जब सरकार गिरी तो मेलेनी ने नई राह चुनी। दिसंबर 2012 में उन्होंने अपनी पुरानी पार्टी से नाता तोड़ लिया। मेलेनी ने ब्रदर्स ऑफ इटली नाम की नई पार्टी बनाई। यह फैसला जोखिम भरा था, लेकिन मेलेनी इसके लिए पूरी तरह तैयार थी। शुरुआत में पार्टी को बहुत कम लोगों का साथ मिला। 2013 के चुनावों में मेलेनी की पार्टी को सिर्फ 2% के आसपास वोट मिले थे, पर उन्होंने उम्मीद नहीं खोई। वो लगातार जमीन पर काम करती रही और उनकी मेहनत रंग लाने लगी। 2018 के आम चुनावों में पार्टी का वोट शेयर बढ़कर 4% से ज्यादा हो गया। भले ही आंकड़ा बड़ा नहीं था, लेकिन इसने मेलेनी को इतालवी संसद में बेहद मजबूत और मुखर आवाज बना दिया। यह वक्त इटली की राजनीति के लिए बेहद उथल पुथल भरा रहा। 2018 से लेकर 2022 तक देश में 4 बार गठबंधन सरकार बनी और 3 अलग अलग प्रधानमंत्री सत्ता में रहे। मगर मेलेनी ने विपक्ष में बैठकर खुद को सबसे भरोसेमंद विकल्प के रूप में पेश किया। उनकी यही दूरदर्शी रणनीति 2022 के आम चुनावों में सबसे बड़ा हथियार बनी। उस चुनाव में मेलेनी ने इटली की सियासत की दिशा ही बदल दी। उनकी पार्टी को करीब 26% वोट मिले, जो पिछली बार के मुकाबले 6 गुना से भी ज्यादा की छलांग थी। बिना किसी गॉडफादर के मेलेनी ने अपनी पार्टी को सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बना दिया और देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनकर इतिहास रच दिया। राजनीति के इस तूफानी सफर के बीच मेलेनी का निजी जीवन काफी चर्चा में रहा। 2014 की बात है, एक टीवी शो चल रहा था। ब्रेक के दौरान मेलेनी ने केला खाया और उसका छिलका पास खड़े शख्स को असिस्टेंट समझकर पकड़ा दिया। वो शख्स टीवी जर्नलिस्ट आंद्रेआ गाम्ब्रूनो थे। इस मुलाकात के बाद दोनों करीब आए। मेलेनी 2015 से 2023 तक आंद्रेआ के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रही। 2016 में मेलेनी को एक बेटी हुई जिसका नाम जिनेवरा है।
20 अक्टूबर 2023 को मेलिनी ने आंद्रिया के साथ अपने रिश्ते को खत्म करने का ऐलान करते हुए कहा कि करीब 10 साल चला हमारा रिश्ता अब खत्म होता है। शानदार समय साथ बिताने और मुझे मेरे जीवन की सबसे अहम चीज मेरी बेटी देने के लिए मैं आंद्रिया की शुक्रगुजार हूं। मेलिनी ने निजी जीवन की उथल-पुथल को कभी अपनी राजनीति पर हावी नहीं होने दिया। परिवार और राजनीति के बीच हमेशा संतुलन बनाए रखा। सड़कों पर नारे लगाने से लेकर इटली की कमान संभालने तक का सफर उनके अदम्य साहस की गवाही देता है। लेकिन रैलियों में आक्रामक दिखने वाली मेलिनी बंद कमरों की बैठकों में उतनी ही शातिर और शांत रणनीतिकार बन जाती हैं। दुनिया भर के राजनीतिक विश्लेषक उनकी इस खूबी को शेप शिफ्टर कहते हैं, यानी वो हालात और जरूरत के हिसाब से खुद को ढालना बखूबी जानती हैं। चुनाव प्रचार के दौरान मंच से हुंकार भरने वाली मेलिनी का विदेशी मंचों पर बिल्कुल अलग चेहरा दिखता है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में उनका रवैया बेहद परिपक्व और सहयोग करने वाला होता है। G7 और नेटो की बैठकों में वो बहुत ही शांत कूटनीतिज्ञ की तरह बर्ताव करती हैं। विदेशी नेताओं से बात करने के लिए उन्हें किसी अनुवादक की जरूरत महसूस नहीं होती। वो इटालियन के साथ साथ अंग्रेजी, फ्रेंच और स्पेनिश भाषाएं फर्राटे से बोलती हैं। कई भाषाओं पर पकड़ उन्हें ग्लोबल स्टेट्सवुमन का दर्जा दिलाती हैं। सत्ता में आने से पहले यूरोपीय संघ के कई नेता मेलिनी की कट्टरपंथी छवि से डरे हुए थे। सबको लगता था कि मेलिनी यूरोप के लिए भारी सरदर्द बनने वाली हैं। सत्ता संभालने के बाद मेलिनी ने अपने कूटनीतिक बर्ताव से सभी आलोचकों को गलत साबित कर दिया। यूक्रेन युद्ध के बाद मेलिनी ने जो रुख अपनाया उसने अमेरिका का भी दिल जीत लिया। प्रधानमंत्री बनने से पहले उनकी छवि रूस के समर्थक नेता की थी। प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठते ही उन्होंने यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति का समर्थन किया। इस बड़े कदम ने उन्हें वॉशिंगटन और नेटो का सबसे भरोसेमंद सहयोगी बना दिया। मेलिनी की राजनीति का सबसे बड़ा मंत्र ईश्वर, देश और परिवार है। इसे वो महज चुनाव जीतने का जरिया नहीं मानती। ये इटली की पुरानी संस्कृति और पारंपरिक मूल्यों को बचाने का उनका दृढ़ संकल्प है। मेलिनी का मानना है कि इटली की पहचान मिटाने वाली किसी भी ताकत से समझौता नहीं किया जा सकता। कूटनीति के मोर्चे पर भी मेलिनी ने बड़ा कदम उठाया है। इस दिशा में उनका सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक मैटेई योजना मानी जाती है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये योजना इटली की विदेश नीति का ढांचा बदल रही है। इस योजना का नाम इटली की मशहूर ऊर्जा कंपनी के संस्थापक एनरिको मैटेई के नाम पर रखा गया है। मेलिनी का मकसद अफ्रीका के साथ नए सिरे से रिश्ते कायम करना है। वो अफ्रीका को पश्चिमी देशों के दान पर निर्भर रहने वाला महाद्वीप नहीं मानती। मेलिनी की नजर में अफ्रीकी देश इटली के समान भागीदार है। इस योजना के जरिए इटली खुद को पूरे यूरोप का एनर्जी हब बनाना चाहता है। रूस और यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद यूरोप में गैस और तेल का भारी संकट खड़ा हो गया था, जो अब तक जारी है। इसी को देखते हुए मेलिनी ने मैटेई योजना की शुरुआत की थी। फिलहाल इस योजना के लिए 5.5 अरब यूरो का भारी भरकम फंड रखा गया है। इसके तहत इटली अफ्रीका के संसाधनों और अपनी तकनीक को मिलाकर काम करेगा। ट्यूनीशिया के साथ पावर लाइन बिछाने और केन्या में किसानों के साथ मिलकर बायोफ्यूल बनाने जैसे अहम प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं। इस रणनीति के पीछे दो मकसद हैं। पहला, चीन और रूस के अफ्रीका में बढ़ते प्रभाव को रोकना। दूसरा, भूमध्य सागर के रास्ते आने वाले अवैध प्रवासियों पर लगाम लगाना। मेलिनी का तर्क है कि जब अफ्रीका के लोगों को अपने घर में रोजगार मिलेगा तो वो जान जोखिम में डालकर यूरोप का रुख ही नहीं करेंगे। ये योजना अफ्रीकी देशों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का बेहतरीन मॉडल बन रही है। विदेश नीति के जानकारों का मानना है कि कदम जियोपॉलिटिक्स में बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। इसके जरिए मेलिनी सिर्फ देश के अंदर अपनी पकड़ मजबूत नहीं कर रही, वो विश्व पटल पर इटली का रुतबा भी बढ़ा रही हैं। उनके इसी ग्लोबल विजन ने उन्हें दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं की कतार में ला खड़ा किया है। राजनीति और कूटनीति के गंभीर रूप के अलावा मेलिनी का दूसरा रूप भी इंटरनेट पर खूब छाया रहता है। जब भी वो कैमरे के सामने आती हैं तो डिजिटल दुनिया में तहलका मच जाता है। भारत के साथ उनके रिश्तों की गर्माहट और इंटरनेट पर उनका वायरल अवतार राजनीति की बिल्कुल अलग कहानी लिख रहा है। मेलिनी सिर्फ पुरानी परंपराओं वाली नेता नहीं है, वो 21वीं सदी के इंटरनेट और एल्गोरिथम को दुनिया के किसी भी दूसरे नेता से बेहतर समझती हैं। सोशल मीडिया की ताकत का इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि उन्होंने अपने खिलाफ बने मीम को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। मेलिनी के विरोधियों ने उन्हें नीचा दिखाने के लिए डिजिटल हथियार का सहारा लिया।
पारंपरिक परिवार के समर्थन में दिए गए उनके भाषण को एडिट करके लो सोनो जॉर्जिया नाम का व्यंग्यात्मक गाना तैयार किया गया। लो सोनो जॉर्जिया का मतलब है मैं जॉर्जिया हूं। विरोधियों का मकसद था यूथ मेलेनी का मजाक उड़ाए, लेकिन इसके उलट मेलेनी ने उस गाने को पूरी तरह अपना लिया। देखते ही देखते वो ट्रैक इटली के नाइट क्लब में बजने लगा। वो गाना देश के युवाओं का फेवरेट पार्टी एंथम बन गया। शायद मेलेनी का मजाक बनवाने के पीछे पितृसत्ता, जिसको हम पेट्रियार्की कहते हैं, वो सोच भी थी, क्योंकि इटली के 161 साल के राजनीतिक इतिहास में हमेशा पुरुषों का ही दबदबा रहा। सत्ता के ऊंचे गलियारों में महिलाओं को सर्वोच्च पद के लायक नहीं समझा गया। मेलेनी ने इस मजबूत किले को ढाकर इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री का ताज पहना। उनकी ये कामयाबी पूरे यूरोप के लिए मील का पत्थर साबित हुई। अक्टूबर 2025 में मिस्र में हुई गाजा पीस समिट का नजारा पूरी दुनिया ने देखा। वहां 30 बड़े देशों के दिग्गज नेताओं के बीच मेलेनी इकलौती महिला थी। ये तस्वीर उनकी बढ़ती वैश्विक ताकत और इटली के बदलते दौर का बहुत बड़ा सबूत थी। इटली की राजनीति अपनी भयंकर अस्थिरता के लिए पूरी दुनिया में हमेशा बदनाम रही है। बीते 77 सालों में वहां 68 सरकारें बदल चुकी हैं। नेताओं का आना जाना वहां रोजमर्रा की बात मानी जाती है। इन सब के बीच मेलेनी ने खुद को सबसे मजबूत और भरोसेमंद चेहरा साबित किया है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से वो इटली के इतिहास में दूसरी सबसे लंबे समय तक सरकार चलाने वाली प्रधानमंत्री बन गई हैं। उनसे ज्यादा दिनों तक सिर्फ बर्लुस्कोनी ने सरकार चलाई थी। स्थिरता का यह नया रिकॉर्ड उनके शानदार और दूरदर्शी नेतृत्व को दर्शाता है। और जैसा मैंने पहले भी कहा था, मेलेनी जब भी किसी विदेशी नेता से मिलती हैं, वो मुलाकात इंटरनेट पर तुरंत वायरल मोमेंट बन जाती है। जनवरी 2025 की बात है। मेलेनी ASW यानी अबू धाबी सस्टेनेबिलिटी वीक के लिए UAE पहुंची थी, जहां अल्बानिया के प्रधानमंत्री एडी रामा ने घुटनों पर बैठकर और दोनों हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया था। यह वीडियो लंबे समय तक चर्चा में बना रहा। फिर अक्टूबर 2025 में हुए गाजा पीस समिट का एक वीडियो खूब वायरल हुआ। ट्रंप के भाषण के दौरान मेलेनी उनके पीछे खड़ी थी। तभी ट्रंप ने अपनी बात रोककर मेलेनी से कहा कि अगर मैं आपको खूबसूरत कहूं तो कोई परेशानी तो नहीं। गाजा पीस समिट में मेलेनी और तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयब एर्दोगान की मुलाकात भी हुई। इस दौरान एर्दोगान ने मेलेनी से कहा कि आप अच्छी लग रही हैं, लेकिन आपको स्मोकिंग छोड़नी होगी। मेलेनी ने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया कि अगर मैंने ऐसा किया तो मैं किसी की भी जान ले लूंगी। इसी तरह अप्रैल 2026 में पेरिस में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने को लेकर यूरोपीय देशों के नेताओं की बैठक हुई। बैठक से पहले फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने मेलेनी का स्वागत किया और उनके दोनों गालों पर किस किया। पहले तो मेलेनी चौंक गई, फिर बाद में दोनों खूब हंसे। यह वीडियो भी काफी वायरल हुआ था। इन मुलाकातों में सबसे ज्यादा चर्चा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी बॉन्डिंग की होती है। इंटरनेट की दुनिया में इस खास दोस्ती को #मेलेडी का नाम दिया गया है। दोनों नेताओं की सेल्फी हर बड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के बाद ट्रेंड करने लगती है। 20 मई को जब प्रधानमंत्री मोदी इटली पहुंचे तो उन्होंने मेलेनी को मेलेडी टॉफी गिफ्ट की और फिर दोनों हंसने लगे। ये रिश्ता सिर्फ सोशल मीडिया के मीम्स तक सीमित नहीं है। इसके पीछे कूटनीतिक और रणनीतिक साझेदारी का बहुत मजबूत आधार छिपा है। और वैसे ये वाकया भी इस बात का सबूत है कि कैसे अपने पर हो रहे मजाक को खुद ही अपना लेती है मेलेनी। #मेलेडी को उन्होंने खूब अच्छे से अपनाया है। भारत और इटली के द्विपक्षीय रिश्ते अब तक के सबसे बेहतरीन दौर से गुजर रहे हैं। IMEC यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर इस शानदार साझेदारी का सबसे बड़ा उदाहरण है। इसी साल 2026 में दोनों देशों के बीच रक्षा समझौतों पर अहम मुहर लगी है। दोनों देश आपस में अरबों यूरो का व्यापार कर रहे हैं। मेलेडी का यह जादू असल में दोनों देशों की अर्थव्यवस्था और समुद्री सुरक्षा को नई उड़ान दे रहा है। सत्ता का सफर हमेशा आसान नहीं होता। राजनीति में बड़े झटके भी लगते हैं। मार्च 2026 के जनमत संग्रह में मेलेनी को भारी राजनीतिक चुनौती का सामना करना पड़ा। संविधान में बदलाव का प्रस्ताव जनता ने खारिज कर दिया। ये उनकी मजबूत सरकार के लिए मुश्किल भरा समय था। मगर मेलेनी उन नेताओं में से नहीं है जो हार मानकर घर बैठ जाएं। उनका पूरा राजनीतिक जीवन बार बार गिरकर फिर से मजबूत होने की कहानी है। वो राख से उठकर दोबारा उड़ान भरना बहुत अच्छे से जानती हैं। मुश्किल हालात में वो और भी ज्यादा खतरनाक रणनीतिकार बन जाती हैं। 2026 का यह संवैधानिक संकट भी उनके लिए नया रास्ता बनाने का मौका साबित होगा। गाबटेला की सकरी गलियों से शुरू हुआ उनका संघर्ष आज ग्लोबल राजनीति के शिखर पर चमक रहा है।
रोम के क्लब में कभी ड्रिंक सर्व करने वाली लड़की आज शक्तिशाली देशों के साथ अपनी शर्तों पर बात करती है। मेलेनी ने दुनिया को बता दिया है कि मेहनत और जिद के आगे कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। वो इटली के गौरव की नई पहचान बन चुकी है। उनकी ये अजय कहानी आने वाले दशकों तक सबको सोचने पर मजबूर करती रहेगी कि मजबूत इच्छा शक्ति इंसान को कहां से कहां पहुंचा सकती है। और यकीनन ये कहानी हर देश की, दुनिया भर में हर देश की लड़की को जरूर प्रेरणा देगी कि अगर उसके सपने ऊंचे हैं, जिद पक्की है, इरादे मजबूत हैं, तो वो भी एक ना एक दिन देश की प्रधानमंत्री बन सकती है।